सर, एनसीपी अजीत पवार की तशरीफ में इस बार जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस में कंटेस्ट करेंगे। सबसे पहले कि क्या एक वजह है जम्मू कश्मीर तक एनसीपी पहुंची, और दूसरे कितने सीट्स को लेकर पहुंची? देखिए, जम्मू कश्मीर के में पार्टी को चुनाव लड़वाने के पीछे खास उद्देश्य हमारा ये था कि हम लोगों ने इस बात को बहुत करीब से महसूस किया कि जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को अपनी हिस्सेदारी करनी चाहिए। और इस बात को लेकर पिछले 6 महीने से हमारी पार्टी में लगातार आदरणीय अजीत दादा पवार के साथ, आदरणीय प्रफुल्ल पटेल के साथ लगातार हम लोगों की बातचीत हो रही थी। और 6 महीने पहले ही हम लोगों ने वहाँ पर अपनी पार्टी के संगठन को खड़ा करने का फैसला लिया था। उसके चलते हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि आने वाले विधानसभा के चुनाव के साथ हम वहाँ पर नगर निगम और नगर पालिकाओं के भी चुनाव में पार्टी को खड़ा करेंगे। और इसी बात को ध्यान में रख के वहाँ हम लोगों ने प्रदेश कमेटी का गठन किया। वहाँ जो जम्मू कश्मीर में 20 ज़िले हैं, 20 में से 12 ज़िले में हम लोगों ने अपनी डिस्ट्रिक्ट कमेटियों का गठन किया है। और उस बात को लेकर ही हम लोग चुनाव के मैदान में वहाँ हैं। और अभी हम लोगों की कोशिश ये है कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवारों को चुनाव लड़वाएं। लगभग अभी हमारे पास करीब 25 के आसपास ऐसे हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं जो पार्टी के चुनाव चिन्ह घड़ी के ऊपर चुनाव लड़ना चाहते हैं। आई बाबा होण्याचे स्वप्न अजून पूर्ण झाले नाहीत का? आई बाबा होण्याचे तुमचे स्वप्न पूर्ण करा अपोलो फर्टिलिटीद्वारे। मोफत सल्ल्यांसाठी कॉल करा 9953 420 359। सर, कितने क्या ये अलायंस होगा बीजेपी के साथ या कैसे? देखिए कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ रही है। वहाँ हमारा किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं है। वहाँ जो भी पार्टियाँ हैं मैदान में, वहाँ पर जो भी पार्टियां मैदान में हैं, हम वहाँ उसी तरह से हमारी पार्टी भी वहाँ मैदान में है। और हम लोग वहाँ पर अपने खुद के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ेंगे। किसी के साथ गठबंधन नहीं है। अजीत पवार का कोई प्लानिंग है क्या रैली अजीत का? पवार की रैलीज कितनी होगी? अजीत पवार किस तरह से दिखेंगे? देखिए कि अभी हम लोगों ने, चूँकि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होना है, तो इसलिए अभी हम लोगों ने ये तय नहीं किया कि किस चरण में हम लोग आदरणीय अजीत दादा पवार और प्रफुल्ल पटेल साहब को आमंत्रित करेंगे। लेकिन ये बात सच है कि वहाँ पे हमारे जो उम्मीदवार हैं उनकी तरफ से लगातार ये मांग आ रही है कि अजीत दादा पवार और प्रफुल्ल पटेल साहब को वहाँ पर आके चुनाव प्रचार में आना चाहिए। इसका फैसला अभी मैं सोचता हूँ कि नेक्स्ट वीक में हम लोग ले लेंगे, क्योंकि आदरणीय अजीत दादा पवार इस समय महाराष्ट्र में भी लगातार रैली में हैं। तो उनका वहाँ से टाइम निकालना और उसके बीच में कोई प्रोग्राम बनाने का काम हम लोग करेंगे। और मुझे लगता है कि वहाँ एक ना एक श्रीनगर में या जम्मू में कोई ना कोई एक प्रोग्राम अजीत दादा पवार और प्रफुल्ल पटेल साहब का जरूर होगा। देखिए, एक्चुअली क्या है कि आज मैं सोचता हूँ कि महाराष्ट्र में शायद बात करने का इतना मौका नहीं है। और महाराष्ट्र के लिए फिर हमारे पास वहाँ पर महाराष्ट्र में भी हमारे पार्टी के प्रवक्ता हैं जो इस मुद्दे पे बात करेंगे। मैं आज यहाँ पर जम्मू कश्मीर के प्रभारी महामंत्री के रूप में अपनी बात आप लोगों के सामने कहने आया हूँ। बाहर की स्टेट में इतना फोकस कर रहे हैं, इसलिए आपको सवाल किया कि वहाँ पे 10 से ज़्यादा सीटें दिखाई नहीं देती, वो भी एमएलए की। फिर आपका इधर भी फोकस चल रहा है, तो महाराष्ट्र में ज़्यादा फोकस होना चाहिए, इसलिए ये सवाल। हाँ, देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इस सर्वे को, मैं किसी भी सर्वे की आलोचना नहीं करना चाहता, पर मुझे नहीं मालूम कि सर्वे का आधार क्या है। हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। आज जिस प्रकार से वहाँ पे हम लोगों ने मतदाताओं को आने वाले चुनाव में जिस प्रकार के जो आश्वासन दिए हैं, उसके अंतर्गत महाराष्ट्र में जिस प्रकार की रैली हो रही है, उसमें मैं देखता हूँ कि जिस प्रकार से जनता का जन समूह वहाँ पर आके हम लोगों को समर्थन दे रहा है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार फिर से बनेगी और हमारी तीनों जो पार्टियाँ वहाँ पर बेहतर प्रदर्शन करेगी। और उसमें हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि पार्टी के वो उम्मीदवार खड़े किए जाएं जिनकी जीतने की संभावनाएं अधिकतम हो। हम इसमें ये नहीं, इस संख्या पे नहीं जा रहे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, बीजेपी को कितनी मिलेगी या शिवसेना को कितना मिलेगी। हमारा मूल टारगेट उसमें विनेबिलिटी है
और हम जीतने वाले उम्मीदवारों को टिकट देंगे और निश्चित रूप से वहाँ पे मायावती की सरकार बनेगी, ये बात पक्की है। जहाँ तक बात दूसरे राज्यों में जाके चुनाव लड़वाने की है, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हम इसके पहले अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भी अपनी पार्टी को चुनाव लड़वा चुके हैं। नागालैंड में हमारे 7 MLA हैं और अरुणाचल प्रदेश में हमारे 3 MLA हैं। और हम खाली जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं है, हरियाणा में होने वाले चुनाव में भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशी खड़े करने जा रही है। इसकी भी मैं जानकारी आप लोगों के माध्यम से देना चाहता हूँ। सर, 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में ये इलेक्शन हो रहे हैं, 370 हटाने के बाद किस तरह से आप देख रहे हैं, क्यों वहाँ की जनता ने आपको वोट दिया? ठीक बात, देखिए कि वहाँ की जो अभी वर्तमान राजनीतिक हालात हैं उसमें जो वहाँ की स्थानीय पार्टियाँ हैं, जो रीजनल पार्टी जिन्हें अपन कहते हैं, उनके ऊपर वहाँ के मतदाता का विश्वास पूरी तौर से ख़त्म हुआ है। और ये जो अभी हाल के चुनाव हुए उसमें ये चीज़ सामने भी देखने को मिली है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को वोट मिलेगा, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि वहाँ हम लोगों ने जनता से ये कहा है कि जम्मू कश्मीर की जो जनसंख्या वो 1,70,00,000 है, वहीं हमारे महाराष्ट्र की जनसंख्या 14 करोड़ है। हम अपनी सरकार के माध्यम से ये नीति इस प्रकार की बनाएंगे कि महाराष्ट्र की सरकार की और महाराष्ट्र के लोगों की ज़रूरत के लिए वो सबसे पहले प्राथमिकता जम्मू कश्मीर के उत्पादन को दें। जम्मू कश्मीर में होने वाले जो निर्माण जो उत्पादन है उनको वहाँ पे ख़रीदें। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ ये बात हम लोगों ने बहुत ही व्यापक रूप से रखी है लोगों के बीच में, और इसको वहाँ की जनता ने स्वीकार भी किया। उनको ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के साथ अगर जम्मू कश्मीर की एक राजनीतिक युति बन जाएगी तो उसका फ़ायदा वहाँ के विकास को भी होगा, वहाँ पे रोज़गार भी मिलेगा और वहाँ की जो समृद्धि है उसमें महाराष्ट्र अपनी भूमिका निभा पाएगा। इसका हम लोग उन लोगों को विश्वास हुआ है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि उनका जो फर्नीचर बनता है, जितना उनका फर्नीचर बनता है वो महाराष्ट्र में शायद एक महीने में उनके साल भर का जो प्रोडक्शन है वो 1 महीने में महाराष्ट्र में लोग ले सकते हैं। तो वहाँ पे इस ढंग से इंडस्ट्री को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसी तरह से जब हम टूरिज़्म की बात करते हैं तो टूरिज़्म के मामले में महाराष्ट्र हिंदुस्तान के उन एक समृद्ध राज्यों में से है जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा टूरिस्ट पहुँचते हैं। हम वहाँ की टूरिस्ट इंडस्ट्री को, टूरिज़्म डिपार्टमेंट को जम्मू कश्मीर के टूरिज़्म डिपार्टमेंट के बीच में एक इस प्रकार का गठबंधन करवाएंगे जिससे कि महाराष्ट्र के लोग वहाँ पर पहुँचें भी और साथ ही साथ महाराष्ट्र में जो होटलर्स हैं वो वहाँ पर अपने सस्ते होटल बनाए जिससे आम आदमी वहाँ पर पहुँच के उस टूरिज़्म का उपयोग कर सके। तो मैं सोचता हूँ ये जो मैसेज हम लोगों ने दिया है, इस मैसेज को वहाँ के लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से एक्सेप्ट किया है और यही कारण है कि 6 महीने के अंदर वहाँ पे आज हम इस स्थिति में आ पाए कि हमारी वहाँ 12 कमेटियाँ डिस्ट्रिक्ट की बनी है और साथ ही साथ वहाँ हमारे करीब लगभग 25 से ज़्यादा हमारे उम्मीदवार ऐसे हैं जो कहते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर उनको चुनाव लड़ना है। सर, एक आखिरी सवाल पूछता हूँ, हरियाणा में आपने अभी जीत किया, हरियाणा में चुनाव लड़ रहे, कितनी सीटें हरियाणा सीट से आप हरियाणा में? देखिए कि हरियाणा में हम लोगों की अपनी कोशिश ये है कि हम वहाँ पर अधिकतम सीटों पे चुनाव लड़ें। अधिकतम से मेरा मतलब वहाँ पे 90 सीटें। हमारी कोशिश है कि हम वहाँ हमारी पार्टी इसके पहले थोड़ा सक्रिय रही है। वहाँ हमारी पार्टी का प्रदेश स्तर का 21 जिलों में हमारा संगठन भी है। अभी मैं उसका असेसमेंट कर रहा हूँ। मैंने कल ही गुड़गांव में जाके एक मीटिंग भी की है इसको लेकर। मैं सोचता हूँ आने वाले 2-3 रोज में हम लोग इस बात को तय करेंगे कि किस क्षेत्र में हम लोगों को अपने उम्मीदवार उतारने हैं। पर हरियाणा में हम लोग अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल पक्की है। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।